हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज इस रिवीजन सीरीज के अंदर मैं पार्टनरशिप का एक टॉपिक आपके साथ रिवाइज करूंगा जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि एक पार्टनरशिप है, उसमें जो पार्टनर्स अभी हैं वही पार्टनर आपस में अपनी रेशो अगर बदल लें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट अगर चेंज कर लें तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ये हमारी इस आज की वीडियो का विषय रहने वाला है। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्या होता है ये टॉपिक, इसको समझते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर शुरू करते हैं कि मान लो एक पार्टनरशिप है जिसमें दो पार्टनर्स ए और बी हैं और इनके बीच में जो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो फिलहाल 2:1 की रेशो है। ठीक है, अब दे बोथ वांट दैट कि जो इनकी आपस की पार्टनरशिप के अंदर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बदल के इक्वल हो जाए। दिस इज व्हाट दे डिजायर और व्हाट दे वांट। तो इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पार्टनर तो यही है ए और बी, ये आज भी पार्टनर है, ये कल भी सेम पार्टनर है, लेकिन पहले जो इनकी रेशो 2:1 की थी आपस में प्रॉफिट को बांटने की, आगे जाकर फ्यूचर में ये इक्वल करना चाहते हैं 1:1। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आप पूछोगे सर ये क्या कारण होगा इसका कि वाई दे वांट टू चेंज देयर रेशो। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली कारण ऐसा होता है कि कई बार ए और बी को लगता है कि पहले हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो डिफरेंट था, है ना। शायद ए का ज्यादा कैपिटल था और बी का कम था, इसलिए पहले ए को ट्वाइस द प्रॉफिट्स जो बी को मिलते थे वो ए लेता था। अब क्योंकि इन्होंने कैपिटल बराबर कर लिए हैं तो दे मे वांट कि इनकी आपस में प्रॉफिट शेयर रेशो बराबर हो जाए 1:1। ये एक कारण हो सकता है। कई बार ये कारण भी हो सकता है कि एक पार्टनर कम टाइम डिवोट करता है बिजनेस को और एक पार्टनर ज्यादा टाइम डिवोट करता है, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो देयर मे बी many reasons why the partners want to change their profit sharing arrangement। पर हम उस थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी कारण से ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल लेते हैं तो हमारे को अकाउंटिंग के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ये हम सोचने का आज काम करेंगे। अच्छा, अब देखो, जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी ना तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा और दूसरे पार्टनर को नुकसान होगा। ऐसा हमेशा होगा दैट वन पार्टनर विल स्टैंड टू गेन एंड द अदर पार्टनर विल स्टैंड टू लूज। ऐसा पक्का होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे को ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है तो कौन से वाले पार्टनर को फायदा होने वाला है और कौन से वाले पार्टनर को नुकसान होने वाला है। दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और द गेनिंग रेशो। अभी तो हमने एक पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ ए और बी लिया ना, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, 3 4 5, तो फिर कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे यानी कि उनको फ्यूचर में शेयर कम मिलेगा और कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे यानी कि उनको फ्यूचर में उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे फ्यूचर में और कौन पार्टनर्स गेन करेंगे। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। गेन और सैक्रिफाइस को आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने यहां पर लिखा कि किसी भी पार्टनर का जो सैक्रिफाइस है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, कौन सा वाला पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो कैसे निकालोगे? उसके ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देना। आपके पास दो रेशोज होंगी, एक ओल्ड रेशो, एक न्यू रेशो। ओल्ड रेशो से ओल्ड शेयर निकालना, न्यू रेशो से न्यू शेयर निकालना और ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना, तो आपके पास सैक्रिफाइस ऑफ दैट पार्टनर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप गेन निकालना चाहते हो तो आप इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो। न्यू शेयर में से अगर आप माइनस कर दोगे ओल्ड शेयर तो आपके पास गेन आ जाएगा। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यही है, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच पार्टनर इज गेनिंग एंड विच पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। देखो, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशो में। ये कौन सी रेशो है? ये इनकी एग्जिस्टिंग रेशो है, आज की रेशो है। ए बी सी 3:1 एंड ऑन 1st of January 20
they decided that in future they will share profit and losses in this ratio. तो ये क्या है? ये है इनकी न्यू रेशो. तो ये इनकी ओल्ड रेशो है और इन्हीं की आपस में न्यू रेशो है 2:2:3. ठीक है. आपसे सवाल पूछता है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड कैलकुलेट द गेनिंग रेशो. देखो, सबसे पहले आप ए के बारे में सोचो. ए के बारे में, ए को पहले क्या मिलता था? ओल्ड रेशो में ए को क्या मिलता था? 3/6. ए को मिलते थे 3/6 या 3/6 शेयर. और आज जब हम इनकी रेशो को चेंज कर देंगे न्यू रेशो, तो ए को क्या मिलेगा? 2/7. तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? मैं यूज कर रहा हूं ओल्ड माइनस न्यू. इसका मतलब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं सैक्रिफाइस. देखो, सैक्रिफाइस जब भी निकालोगे ना तो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे. इसका मतलब कि पहले ज्यादा मिलता था ओल्ड और अब कम मिल रहा है न्यू, तो इसका मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. आप अगर गेन निकालना चाहते हो तो गेन निकलेगा कैसे? न्यू माइनस ओल्ड करके. तो कोई एक फॉर्मूला यूज कर लिया करो. तो मैंने यहां पर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज कर लिया, ओल्ड माइनस न्यू. अब इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा. 21 - 12 डिवाइडेड बाय 42 विच इज 9/42. ये क्या आ गया? ये ए का सैक्रिफाइस आ गया. क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला ही सैक्रिफाइस का यूज किया है. ऐसे ही बी के बारे में बात करते हैं. बी को पहले क्या मिलता था? 2/6 और बी को अब न्यू में क्या मिलेगा? 2/7. सॉल्व करेंगे तो 14 - 12 डिवाइड बाय 42 विच इज 2/42. अगेन बी भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस. बी को भी नुकसान होगा जब वो रेशो बदल देंगे हम. सी क्या करेगा? सी का भी चेक करते हैं. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. 1/6 ओल्ड माइनस 3/7 न्यू विच इज 7 - 18 डिवाइडेड बाय 42. सर ये तो नेगेटिव आ गया, -11/42. अब यहां पर एक बात को समझ लो. जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो सैक्रिफाइस का और आंसर आने लग जाए नेगेटिव, ये देखो आंसर आने लग गया नेगेटिव, तो ये बन जाएगा गेन. बस इतनी सी बात यहां पर समझनी है आपको. आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे सैक्रिफाइस का, यानी कि आप जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सी को सैक्रिफाइस होगा, क्या सी को नुकसान होगा जब रेशो बदलेगी. तो आंसर आ रहा है नेगेटिव में. इसका मतलब सी को नुकसान नहीं होगा, सी को फायदा होना शुरू हो जाएगा. तो सी का ये गेन है. अब देखो मजे की बात, मैंने आपको हमेशा ये अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जब भी हमेशा रेशो बदलेगी बिटवीन दी सेम पार्टनर्स, तो कुछ पार्टनर्स को नुकसान होगा और कुछ पार्टनर को गेन होगा. ये देखो इन दोनों पार्टनर्स को हो रहा है नुकसान. और अगर आप टोटल नुकसान की बात करो तो टोटल कितना है? 9 + 2 11/42. ये है टोटल सैक्रिफाइस जो ए और बी करेंगे. यानी कि ए अपने हिस्से में से कुछ छोड़ देगा, बी अपने प्रॉफिट में से कुछ छोड़ देगा, और टोटल उन्होंने कितना हिस्सा छोड़ दिया? 11/42. और यही 11/42 जो है ये सी को मिल रहा है. इसका मतलब टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन बराबर ही होता है. तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं. क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था पहला कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो हमने निकाल लिया. ए सैक्रिफाइस कर रहा है 9/42, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/42 और सी को गेन होगा 11/42. अब क्योंकि यहां पर दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो है 9/42 रेशो 2/42. इसको सॉल्व करोगे तो रेशो आ जाएगी 9:2. तो ये है इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो. गेनिंग रेशो इसलिए नहीं आएगी बिकॉज गेन करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है. रेशो हमेशा तब आती है जहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे. तो यहां पर सिर्फ गेन करने वाला सी है, उसके साथ और कोई गेन करने वाला है नहीं, तो गेनिंग रेशो नहीं आ सकती. पर क्योंकि यहां पर दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उनके सैक्रिफाइसेस की रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है.
आई बात समझ में? अच्छा, एक और तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, कौन से पार्टनर को गेन होगा। ठीक है, सो पी क्यू आर पार्टनर्स हैं। पी क्यू आर 1:2 की रेशो में ये है इनकी ओल्ड रेशो। ठीक है, 1 अप्रैल को ये डिसाइड करते हैं दैट पी विल गेट 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ये तय हुआ न्यू में कि आज से नई पार्टनरशिप के अंदर पी को 1/4 शेयर मिलेगा ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, और द रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन बाय क्यू एंड आर इक्वली। और जो बच गया शेयर पी को देने के बाद वो बचे हुए शेयर का आधा क्यू लेगा और आधा आर लेगा। अब देखो, अगर टोटल शेयर 1 होता है और पी 1/4 ले लेता है, अगर टोटल शेयर 1 है और पी को हम 1/4 दे देते हैं, अगर ये हम पी को दे देते हैं आउट ऑफ द टोटल शेयर, तो बचा कितना शेयर? ये बच गया ना। अब जो ये बच गया ये कितना होगा? ये होगा 3/4। सर कैसे निकाला? देखो, टोटल था 1, पूरा था 1, उसमें से 1/4 तो पी लेके चला गया ना, तो बचा क्या? बचा 3/4। दिस इज द रिमेनिंग शेयर। आपको आता भी है ये। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर के 2 टुकड़े करने हैं आपको। एक क्यू को देना है हिस्सा और एक आर को देना है, और वो बोलता है हाफ हाफ इक्वल देना है। इसका मतलब 3/4 जो बच गया उसका आधा क्यू तेरा और 3/4 जो बच गया उसका आधा आर तेरा। इसका मतलब हमें यह समझ आ गया कि पी का 1/4 शेयर होगा नई फर्म के अंदर, नए हिस्से में। क्यू का 3/8 होगा, इसको सॉल्व कर लो, 3/8 आएगा, और आर का भी 3/8 आएगा, इसको सॉल्व कर लो। ये तो न्यू शेयर्स आ गए। ओल्ड क्या है? ओल्ड भी पता है हमारे को। पी के पास ओल्ड क्या है? 1/5। क्यू के पास ओल्ड क्या है? 2/5। और आर के पास ओल्ड क्या है? 2/5। और अगर हम सैक्रिफाइस निकालना चाहते हैं तो हमें ओल्ड में से न्यू माइनस करना है सैक्रिफाइस के लिए, और अगर आप गेन निकालना चाहते हो तो आप न्यू में से ओल्ड माइनस कर देना, आपकी चॉइस है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं सैक्रिफाइस वाला। क्या था वो? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फॉर्मूला हम तीनों पी क्यू आर के लिए यूज करते हैं। तो ओल्ड शेयर है 1/5 माइनस न्यू शेयर कितना है? 1/4। क्यू के लिए ओल्ड है 2/5, न्यू कितना है? 3/8। आर के लिए 2/5 माइनस 3/8। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 - 5 डिवाइड बाई 20 विच इज -1/20। ये आ जाएगा 16 - 15/40 which is 1/40, and same 16 - 15/40 which is 1/40। अब देखो, मैंने हमेशा आपको क्या बोला था कि कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। अब देखो यहां पर ये आ गया नेगेटिव। हम निकालना क्या चाहते थे? सैक्रिफाइस। फॉर्मूला भी कौन सा यूज किया? सैक्रिफाइस का। लेकिन आंसर क्या आया? नेगेटिव। इसका मतलब ये बन गया गेन। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब Q 1/40 सैक्रिफाइस करेगा, R 1/40 सैक्रिफाइस करेगा, और ये दोनों को जब जोड़ोगे, दोनों को जोड़ो, 1/40 + 1/40 इज 2/40 विच इज 1/20। ये 1/20 ही तो P गेन कर रहा है। आई ना बात समझ में? तो हमेशा टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन के बराबर ही होता है। आंसर वेरीफाई कर लिया करना। अब क्या हम यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? सैक्रिफाइसेस की रेशो। तो सैक्रिफाइस तो क्यू ने किया 1/40, आर ने किया 1/40। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन क्यू एंड आर इज 1/40 रेशो 1/40 which is 1:1। both are sacrificing in equal ratio। और ये सारा का सारा गेन कौन कर रहा है? P कर रहा है।
ठीक है ना। तो पहला काम क्या करोगे आप, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज आएगा बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो आप सैक्रिफाइस या गेन निकालोगे। कुछ पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, कुछ पार्टनर को गेन होगा, लेकिन याद हमेशा रखना कि जो टोटल गेन होगा और जो टोटल सैक्रिफाइस होगा वो बराबर आने वाला है, जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर। इस तरह से आप गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और उनके गेन्स और सैक्रिफाइस को आइडेंटिफाई कर लोगे। ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है, राइट। इसके बाद हमें अगला स्टेप पे जाना है और अगला स्टेप हमारा बनता है ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अब देखो, जब आपने ये बात कर ली कि पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो ये तो पता चल गया ना कि किसी पार्टनर को फायदा होने वाला है और किसी को नुकसान होने वाला है। यानी कि कुछ पार्टनर गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे और कुछ पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम पहले बिजनेस की गुडविल निकाल लेंगे। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी आती है ना, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर गुडविल की सारे क्वेश्चन, सारे मेथड्स, यहाँ कैलकुलेशन समझा दी थी। बस उसी तरीके से आप किसी भी बिजनेस का गुडविल निकाल सकते हो। हमारे पास तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू दी होगी या एक मेथड दिया होगा गुडविल निकालने का। बाय डिफॉल्ट हम एक गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। जिस दिन बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उस दिन हम बिजनेस की गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल आ गई 1 लाख रुपए। बस इस गुडविल में कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और कितना गेन कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि अगर मान लो एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, तो ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। और कितना गेन कर रहा है, लेट्स से ए गेन कर रहा है 1/10, और ऑब्वियसली बात, अगर एक बंदा गेन कर रहा है तो दूसरा बंदा सैक्रिफाइस ही करेगा 1/10। तो अब आप क्या करोगे, ए का गेन निकालोगे इन दी टोटल गुडविल और बी का सैक्रिफाइस निकालोगे इन दी टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल है 1 लाख। ए को कितना फायदा होगा इसमें, 1/10। इसका मतलब ए का 10,000 का गुडविल में हिस्सा बढ़ गया है, एंड ऑपोजिट साइड पर बी का 10,000 गुडविल में हिस्सा घट गया है। तो बी को हो रहा है नुकसान, ए को हो रहा है फायदा। हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या है सर, एंट्री है जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट कर दो जितना उसने गेन किया, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो जितना वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ए को टोटल गुडविल में कितना गेन हुआ, 10,000 का। तो हम एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर एज करंट अकाउंट डेबिट, जितना उसको गेन हुआ गुडविल के अंदर, जितना उसको गेन हुआ, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, जितना बी ने सैक्रिफाइस किया। हमारे एग्जांपल में ऑब्वियसली सेम आया है, ठीक है। अब सर ये बता दो कि कब करंट अकाउंट यूज करना है और कब कैपिटल अकाउंट यूज करना है। आपको तो पता ही है, कैपिटल अकाउंट तब यूज करना है जब फ्लक्चुएटिंग मेथड पे हम कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है, जब फ्लक्चुएटिंग सिस्टम चल रहा है। और करंट अकाउंट कब यूज करना है, जब फिक्स्ड सिस्टम ऑफ कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है हम फिक्स सिस्टम पर हैं तो करंट अकाउंट यूज कर लेना, और अगर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम पर है तो कैपिटल यूज कर लेना। और सर अगर बताया ही ना क्वेश्चन की फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग होता है, फिर आपको कैपिटल ही यूज करना है, करंट्स यूज नहीं करने हैं। आगे बात समझ में। तो इतनी छोटी सी ट्रीटमेंट आपको गुडविल की करनी है। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं फिर से एक बार। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं इक्वल, क्या है, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर हैं, ओके। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर। फ्यूचर में आर कहता है मुझे 1/5 दे देना, एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पी और क्यू तुम दोनों इक्वल कर लेना। तो बताओ अगर आर 1/5 ले गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5, और ये 4/5 का हिस्सा किसको किसको मिलेगा, पी और क्यू को। और बात हुई है इनको मिलेगा इक्वल, आधा आधा। इसका मतलब पी को मिलेगा 4/5, जो बचा है उसका हाफ,
और Q को मिलेगा 4/5 जो बचा है उसका हाफ। इसका मतलब P को मिलेंगे 2/5 और Q को भी मिलेंगे 2/5। तो ये आ गए तीनों के न्यू हिस्से। अब देखो, जब आपके पास ओल्ड है, आपके पास न्यू है, तो क्या निकालोगे आप? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा सैक्रिफाइस का, विच इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो फॉर्मूले दो हैं, न्यू माइनस ओल्ड लगाओगे तो गेन आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू निकालोगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। कोई एक फॉर्मूला यूज करो और अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। चलो पी का चेक करते हैं, फिर क्यू का, फिर आर का। पी का ओल्ड कितना है? 1/3। क्यू का ओल्ड 1/3, आर का ओल्ड 1/3। माइनस माइनस माइनस। पी का न्यू कितना है? 2/5। क्यू का कितना है? 2/5। आर का कितना है? 1/5। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/15 विच इज -1/15। ये हो जाएगा 5 माइनस 6/15 विच इज -1/15। और ये हो जाएगा 5 माइनस 3/15 विच इज +2/15। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? गेन। आप निकाल क्या रहे थे? सैक्रिफाइस। और निकल क्या गया नेगेटिव होने पर? गेन। तो बस इतना सा याद रखो। तो P को गेन हो रहा है 1/15, Q को भी गेन हो रहा है 1/15 और R को टोटल मिला के सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 2/15। तो हमारा गेन और सैक्रिफाइस का टोटल मैच कर रहा है, बराबर है 2/15 2/15। क्वेश्चन हमें बोला था कि ऑन द डेट ऑफ चेंज द फर्म्स गुडविल इज 30,000। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000। और इसी गुडविल को एडजस्ट करना है तो कर देते हैं। मैंने क्या बोला था? पहले निकालो गुडविल कितनी है, क्वेश्चन ने दे दिया 30,000। अब इस गुडविल में कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, और कितना गेन कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कैलकुलेट कर लो। P क्या कर रहा था? P कर रहा था गेन, कितना? 1/15। Q कर रहा था गेन 1/15। R कर रहा था सैक्रिफाइस 2/15। ठीक है ना? तो बस इतना सिंपल सा तो काम है। P टोटल गुडविल में 1/15 क्या कर रहा है? गेन। ये कर रहा है गेन, ये भी कर रहा है गेन, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो इसका मतलब टोटल गुडविल 30,000 में इसका गेन कितना, टोटल गुडविल 30,000 में इसका गेन कितना, और टोटल गुडविल 30,000 में इसका सैक्रिफाइस कितना। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 2,000, 2,000, 4,000। ठीक है ना? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनती है हमारी है, जो गेन करता है उसको डेबिट और जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्रेडिट। बना लोगे एंट्री? एंट्री देखो क्या बनी, एंट्री बनी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 2,000, 2,000, 4,000। बस ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनी। आया समझ? चलो जी, एक क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं। ABC पार्टनर्स थे इक्वल, ABC 1:1:1 इक्वल पार्टनर थे। उन्होंने फ्यूचर में बोला कि C तेरे को मिलेगा 1/5 शेयर एंड रिमेनिंग A और B को इक्वली। अभी सेम निकाला हमने, रिमेनिंग A और B को इक्वली। रिमेनिंग हो गया 4/5 और इसका आधा आधा A और B को मिलेगा विच इज 4/5 का हाफ, 4/5 का हाफ, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। ये न्यू आ गया। अब फिर से वही बोल रहे हैं, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। मैं इसको दूसरे मेथड से कराने की कोशिश करता हूं आपको। एक और तरीका भी हमारे पास, हम एक काम कर सकते हैं, गुडविल को एक बार A, B, C ओल्ड में बांट दो, एक बार इसी गुडविल को न्यू में बांट दो। ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप गेनिंग सैक्रिफाइस नहीं निकालना चाहते तो आप ये काम भी कर सकते हो। टोटल गुडविल कितनी है? 60,000। तो एक काम करो, 60,000 की गुडविल को एक बार न्यू रेशो में बांट दो, एक बार ओल्ड रेशो में बांट दो। देखो जी,
ओल्ड रेशो क्या, इक्वल। 60,000 की गुडविल अगर इक्वल है तो इसका मतलब 20-20 हजार की तीनों की गुडविल का शेयर है, ठीक है ना। अगर टोटल गुडविल फर्म की 60,000 है और सारे पार्टनर बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हर पार्टनर का हिस्सा 20-20 हजार का है इस गुडविल एसेट के अंदर, ठीक है। और एक बार अब इसको न्यू में बांटो। न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो देखो क्या है, 1/5, सॉरी ए बी सी है ना, तो ए का हिस्सा है 2/5, बी का हिस्सा है 2/5, सी का हिस्सा है 1/5, तो न्यू रेशो है 2:1, 2:1, ठीक है जी। अब इसको 60,000 को 2:1 में बांट लो। 2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 60 डिवाइड बाई 5 इज 12, 24, 24। अब सोचो, पहले ए का एसेट में हिस्सा कितना था, 20, गुडविल एसेट है ना फर्म की, तो ए को पहले उस टोटल एसेट में 20,000 का हिस्सा था ए का। अब फ्यूचर में उसका हिस्सा बढ़ गया तो ए को फायदा हो गया ना, तो इसका मतलब ए को हो रहा है गेन, कितने का, 4,000 का। बी का चेक करो, बी के पास पहले हिस्सा था 20,000 का और बी का हिस्सा भी बढ़ के कितना हो गया, 24 का। इसका मतलब बी को भी 4,000 का हो रहा है गेन। लेकिन सी के बारे में सोचो, सी के पास गुडविल के अंदर हिस्सा कितना था, 20,000 का, और न्यू अरेंजमेंट में न्यू रेशो के अंदर उसका हिस्सा घट कर रह गया 12,000 का, तो सी को हो रहा है नुकसान 8,000 का। इसका मतलब सी करेगा सैक्रिफाइस। तो आपको मिल गया ना गेन और सैक्रिफाइस। और एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमारी एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सी, सीज कैपिटल 4,000, 4,000, 8,000। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। चाहे आप उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इस तरह एक बार टोटल गुडविल को ओल्ड में बांट दो, एक बार टोटल गुडविल को न्यू में बांट दो और फिर डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। अगर न्यू बढ़ रहा है इसका मतलब ए को फायदा हो रहा है, अगर न्यू घट रहा है इसका मतलब सी को नुकसान हो रहा है। और हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट कर दो, उससे ले लो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करके उसको दे दो, ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप में इस चैप्टर के या इस टॉपिक के अंदर। जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशो बदलती है तो हमारे को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो एक बैलेंस शीट है आपके पास, और ये बैलेंस शीट है जब पार्टनर्स ओल्ड रेशो में थे। बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड वाली ही देखनी होती है। अब अगर इस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर किसी प्रकार की कोई रिजर्व है, जैसे कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, कोई भी रिजर्व, कोई भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और यहां पर मान लो कोई लॉसेज हैं, लॉसेज जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस है ना, ये लॉस है, एसेट साइड पर होता है हमेशा, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ। तो ऐसे कुछ अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर बैलेंस शीट में हैं, या फिर ऐसे कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स बैलेंस शीट में है, तो आपको इनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट करने के लिए काम वही करना है, काम बिल्कुल सेम करना है जो अभी हमने गुडविल वाला किया। तो देखो, हमें क्वेश्चन दो तरह से इन रिजर्व्स या इन प्रॉफिट लॉसेस को एडजस्ट करने को बोलेगा। पहला, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि इन रिजर्व्स को बैलेंस शीट से हटा दो, दीज रिजर्व्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर मतलब जब उनकी रेशो बदल जाए तो इस बैलेंस शीट में जितनी भी रिजर्व्स हैं, जितने भी लॉसेस, उनको राइट ऑफ कर दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर दो। तो हमारा बड़ा सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, जितनी भी रिजर्व्स हैं, यानी कि ये जितने भी रिजर्व अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट वाले अकाउंट्स हैं, इन सभी को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट देना, ओल्ड रेशो में बांट देना। और बांटने की एंट्री क्या होगी, इन रिजर्व्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, इनको बंद करने के लिए इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो, P&L को डेबिट कर दो, और किसी भी तरह की रिजर्व पड़ी है उसको डेबिट कर दो, और डेबिट करके हर पार्टनर के रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, बांट दो, खत्म कर दो।
सेम काम, अगर मान लो ये लॉसेस हैं और इनको भी लॉसेस को भी आपने यहां से हटाना है, राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम काम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर देना। अब लॉसेस ऑटोमेटिकली पहले से ही डेबिट में है, तो इनको बंद करने के लिए इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स को। तो हम एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट को ओल्ड रेशो में डेबिट टू लॉसेस एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? लो जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं बराबर के, इक्वल, एबीसी इक्वल पार्टनर हैं। On 1st of January, they decide that they will share in the ratio of 1:2:2। तो ये है इनकी ओल्ड अरेंजमेंट, ये है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। अब कहता है जिस दिन पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है, उस दिन द फर्म हैज अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन जनरल रिजर्व। कहता है उस दिन इस फर्म के पास बैलेंस शीट के अंदर एक जनरल रिजर्व पड़ी हुई है, कितने की? 30,000 की, और 18,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है ये, दिस इज अ लॉस अकाउंट। और लॉस कहां होते हैं? ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कितना है? 18,000। ये कब है? जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो हमें क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को उठा के बांट देंगे, इस लॉस को उठा के बांट देंगे। किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व को बांटने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए बी सी कैपिटल 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 अकाउंट। रेशो कौन सी यूज करेंगे? ओल्ड, विच इज 1:2:2। 1:2:2 का मतलब हो गया 5 से डिवाइड 6,000, 12,000, 12,000। ये हो गई जनरल रिजर्व खत्म। खत्म मतलब राइट ऑफ कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दी, क्योंकि ये उन्हीं को बिलोंग करती है। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, खत्म करने की। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 18,000 को भी बांटना है हमें, डिवाइडेड बाय 5 ओल्ड रेशो में, तो 3600, 7200, 7200। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही हमने बांटना है, और हमने बांट दिया। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो जनरल रिजर्व पड़ी है, जो प्रॉफिट पड़े, जो लॉसेस पड़े, उनको खत्म करो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास, अच्छा एक और क्वेश्चन है, पहले हम ये कर लेते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं 532 में, तो XYZ 5352 में ओल्ड पार्टनर हैं। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। XYZ कहते हैं कि अब हम 2:1 में शेयर करेंगे, न्यू साल से, नए साल से हम ये रेशो लेंगे। लेकिन जिस दिन वो अपनी बैलेंस शीट देखते हैं, जिस दिन वो अपनी रेशो बदलते हैं, उस दिन उनकी बैलेंस शीट में देखो तो क्या दिखता है आपको? उनकी बैलेंस शीट में दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, यानी कि प्रॉफिट पड़ा है P&L में। जनरल रिजर्व में तो होती ही रिजर्व है, यानी कि प्रॉफिट ही होते हैं इसमें पड़े, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है, DRE अकाउंट 10,000। ये लॉस का अकाउंट है एक तरह का, है ना? ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो आपने राइट ऑफ करना है धीरे धीरे। क्वेश्चन आपको कह रहा है पास द एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द पार्टनर डिसाइड टू क्लोज द अकाउंट्स। नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी क्लोज दीज अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो हमें क्या करना है? इन सभी को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो बांट देते हैं। P&L और जनरल रिजर्व को तो इकट्ठा बांट सकते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी P&L अकाउंट को डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो, और ये टोटल कितना हो गया? 65। इकट्ठा बांट दो ओल्ड रेशो में, X, Y एंड Z के
कैपिटल अकाउंट के अंदर। सर कौन सी रेशो लेंगे? 5:3:2। अगर 5:3:2 की रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? 32,500, 19,500 एंड 13,000। कौन सी रेशो ली है मैंने? ओल्ड। 5:3:2 हमेशा ओल्ड रेशो लेनी है, न्यू का कोई काम नहीं है। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी जब आप इस लॉस को राइट ऑफ करोगे। एंट्री बनेगी X, Y एंड Z कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, 5:3:2 में तो 5,000, 3,000, 2,000, खत्म। तो आपने क्या करना है, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है उस दिन अगर कोई भी प्रॉफिट पड़े हैं, लॉसेस पड़े हैं, रिजर्व्स पड़ी हैं, सब उठा के ओल्ड रेशो में बांट दो, खत्म, सिंपल। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको ये बोल सकता है कि द पार्टनर्स डिसाइड टू शो द रिजर्व्स एज इट इज इन द न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन ये बोल सकता है कि पार्टनर ये तो चाहते हैं कि वो जो रिजर्व है वो वैसे की वैसी ही पड़ी रहे, लेकिन आपस में उनकी एडजस्टमेंट हो जाए, है ना। यानी कि मान लो आपके पास एक बैलेंस शीट है और उसमें यहां पर जनरल रिजर्व पड़ी है 10,000 रुपए की, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। पार्टनर ने अपनी रेशो बदल ली। रेशो बदलने के बाद क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व, दे वांट that this general reserve should remain as it is in the new balance sheet even though their partnership has changed, their ratio has undergone a change, they don't want to write off or distribute this general reserve। तो क्या करेंगे? तो वही काम करेंगे जो गुडविल में किया था, यानी कि हम इस रिजर्व के अंदर गेन करने वाले पार्टनर का जितना गेन होगा वो डेबिट कर देंगे और इस जनरल रिजर्व में सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर का कितना सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। जो गुडविल में काम किया ना वही काम यहां करेंगे। सर कैसे बताना जरा एक बार, ये देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर्स हैं 5:3:2 की रेशो में, ये इनकी ओल्ड रेशो है एंड दे डिसाइड टू शेयर इन 2:3:5, ये इनकी न्यू रेशो है। अभी क्या बोला मैंने आपको? अगर क्वेश्चन ये बोले कि रिजर्व्स को छेड़ना नहीं है, आपने रिजर्व को हिलाना नहीं है, वहां से रिजर्व जैसा है वैसा ही रहेगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर, तो आप एक काम समझ लो, आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशोज या फिर गेन एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ पार्टनर्स। तो पहला काम गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं फटाफट से। तो ए, बी और सी का हम सैक्रिफाइस ढूंढते हैं, नेगेटिव आएगा तो वो गेन बन जाएगा, ये अब आपको समझ आ गया। ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके हम सभी में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ए का ओल्ड क्या है? 5/10, 3/10 बी का, 2/10 सी का, माइनस माइनस माइनस, न्यू कितना है? उल्टा, 2/10, 3/10 एंड 5/10। देखो भैया बी को तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बिकॉज पहले बी भी 30% का हिस्सा रखता था, 3/10, और अब भी बी का हिस्सा तो 3/10 30% ही है, तो बी इज नॉट गेनिंग, बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग। लेकिन ए को चेक करो, ए 5 - 2/10 विच इज 3/10 का सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी सी क्या कर रहा है? 2 - 5/10 विच इज -3/10। इसका मतलब क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, सैक्रिफाइस निकालते समय नेगेटिव आ गया, मतलब गेन बन गया। तो हुआ क्या? ए ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा छोड़ा और सी के प्रति दे दिया, तो सी गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। बी मस्त है, बी को कुछ नहीं हो रहा, बी पहले भी 3/10 था हिस्सा उसका, बी का अभी भी 3/10 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन कह रहे हैं देयर इज अ बैलेंस ऑफ 12,000 रुपए इन जनरल रिजर्व एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द पार्टनर्स डिसाइड टू कीप द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट एज इट इज। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि जैसे उनकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 12,000 रुपए की जनरल रिजर्व शो हो रही थी, दिख रही थी, वो वैसे ही दिखती रहे। तो हम क्या करेंगे? अब हम बस एक सिंपल सा काम करेंगे, इस 12,000 में ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/10, मतलब 3600। ये ए कर रहा है सैक्रिफाइस, बी तो कुछ नहीं कर रहा। सी क्या कर रहा है?
गेन कितना, ऑब्वियसली जितना ए सैक्रिफाइस करेगा उतना ही तो गेन करेगा सी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री होती है गेन करने वाले को डेबिट, सैक्रिफाइस होने वाले को क्रेडिट। तो हम एंट्री बना देंगे सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जितना गेन और सैक्रिफाइस दोनों का है। तो सी से ले लो बिकॉज सी इज गेनिंग, और ए को दे दो बिकॉज ए इज सैक्रिफाइसिंग। खत्म। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर है 5:3:2 की रेशो में, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर इन द रेशो ऑफ 2:3:5। देखो रेशो सेम दिया मैंने, इसका मतलब एक्स वाई जेड में वाई का कुछ नहीं हो रहा, एक्स सैक्रिफाइस ही कर रहा है कितना 3/10, वही पुरानी वाली रेशो है पिछले क्वेश्चन की, और जेड गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है 3/10। ये हमने निकाल लिया पिछले वाले क्वेश्चन से। नाउ दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है on the date of change of their ratio there is a general reserve, there is a profit and loss balance, and there is an advertisement suspense account appearing in the balance sheet, and इनकी वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना आपने, इनको एज इट इज रहने दो, सिर्फ क्या करो इसका एक नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो इनकी बैलेंस शीट है, यहाँ जनरल रिजर्व पड़ी है 6000 की, यहाँ पीएनएल पड़ा है 24,000 का, और यहां एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी कि लॉस पड़ा है 12,000 का। सभी में नेट प्रॉफिट लॉस कितना है, यानी कि टोटल अगर मैं इसको कर लूं, ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 30,000, उसमें से ये लॉस अगर एडजस्ट कर दूं 12,000, तो नेट 18,000 ही तो एक तरह का नेट बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है। ये नेट बैलेंस कितना है 18,000 का। अब इस 18,000 में कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं, है ना। इस 18,000 में एक्स कर रहा है सैक्रिफाइस कितना 3/10, और इस 18,000 में जेड कर रहा है गेन कितना 3/10। तो 18,000 इंटू 3/10 इज 5400। यही तो है ना नेट बात। आप इंडिविजुअली निकाल लो चाहे आप नेट करके निकाल लो, हमें तो पास करनी है सिंगल एंट्री, हमें कोई 3 एंट्रियां थोड़ी पास करनी है, सिंगल एंट्री पास करनी है। तो हमने क्या किया, सारे प्रॉफिट में से लॉसेस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो अभी बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, पार्टनर को बिलोंग करता है। बस इस 18,000 के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ही तो एक व्यक्ति गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो गेन कर रहा है जेड उसको डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स उसको क्रेडिट कर दो। बस सिंपल सी एंट्री है, हमारी कहानी हो गई खत्म। तो रिजर्व्स के 2 काम करने हैं। यहां तो क्वेश्चन बोलेगा रिजर्व्स को हटाओ, राइट ऑफ करो, खत्म करो, तो ओल्ड रेशो में बांट देना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दे आपको कि द पार्टनर्स डिसाइड दैट दीज रिजर्व्स, दीज प्रॉफिट, दीज लॉसेस शुड रिमेन एज इट इज इन द बैलेंस शीट इवन दो द पार्टनर्स हैव अंडरगोन अ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, तो फिर आप क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे, जैसे आपने गुडविल में किया है, राइट। एक और रिजर्व है हमारे पास WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसका थोड़ा सा काम अलग होता है, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही। XYZ पार्टनर है 5:3:2 की रेशो में, अब हो गए हैं 2:3:5 की रेशो में। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो व्हेन। देखो एक बैलेंस शीट है, WCR पड़ी है उसके अंदर 1,20,000 की। WCR क्या होती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यानी कि अगर किसी वर्कमैन को काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए तो उसकी कॉम्पनसेशन के लिए हमने पैसा एक अलग डब्बे में WCR में रखा हुआ है। ये एम्प्लॉय के लिए रखा हुआ है, लेकिन पैसा किसका है, पार्टनर्स को बिलोंग करता है। पैसा तो प्रॉफिट में से निकाल के साइड रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस दिन रेशो बदल रही है
उस दिन हमारे पास WCR के डब्बे में 1,20,000 रुपए पड़े हैं एंड देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी कि इस WCR में से हमने किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कॉम्पनसेशन देनी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी WCR बिलोंग किसको करती है, फिर पार्टनर को। तो दे दो पार्टनर को, खत्म करो, राइट ऑफ करो। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी XYZ के अंदर इस WCR को बांट दो, WCR को कर दो क्लोज टू X, Y एंड Z कैपिटल काउंट्स। कौन सी रेशो, वही रेशो जो अभी तक सीखी है आपने, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। जन रिजर्व पड़ी है, बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। P&L में बैलेंस पड़ा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लॉसेस पड़े हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो WCR कौन सा नया है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 532। इसका मतलब 60,000 36 24, खत्म। सेकेंड सिचुएशन, अगली सिचुएशन में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास WCR में पैसा कितना पड़ा है, 1,20,000, लेकिन देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000 पेएबल टू एन एम्प्लॉय। लेकिन इसमें से आपने एक एम्प्लॉय को एक क्लेम देना है 40,000 रुपए का। ये सारे पैसे जो डब्बे में पड़े हैं 1,20,000, ये सारे पैसे पार्टनर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ पैसा तो आपने पार्टनर ने कॉम्पनसेशन देनी है एम्प्लॉय को, कितनी देनी है, 40,000 की, तो दे दो पहले। तो इसका मतलब इस WCR के जो डब्बा है इसमें से पहले 40,000 रुपए आप कॉम्पनसेशन क्लेम का अलग कर दो, लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट WCC। मैं इसको बड़े प्यार से बोलता हूं, WCR का पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने WCC में। क्यों, क्योंकि ये पैसा क्लेम का है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग हो गया, लाइबिलिटी खड़ी होगी बैलेंस शीट के अंदर। अब इस डब्बे में से 40,000 निकाल के हम एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर देंगे। तो इस डब्बे में बचेगा कितना, सर इस डब्बे में बच जाएंगे 80,000 रुपए। 1,20 थे ना, 120 थे, 40 तो इसमें से कॉम्पनसेशन दे देंगे, बचेंगे कितने, 80। अब जो बचा है उसमें से तो किसी को कॉम्पनसेशन नहीं देनी ना, तो फिर ये बचा हुआ पैसा किसको दे दें वापस, पार्टनर को। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तीसरी एंट्री, मतलब सेकंड केस की सेकंड एंट्री। WCR में जो पैसा पड़ा है 80, इसको बांट दो X, Y, Z कैपिटल अकाउंट्स। कौन सी रेशो, 532 ओल्ड रेशो। सारी का सारा काम ओल्ड में करना है। 40, 24 एंड 16,000। ठीक है, तो WCR की ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम एक और नई रेशो विच इज IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले रेशो थी 532, अब रेशो हो गई है 235 बिटवीन ABC एंड देयर इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कहता है इस बैलेंस शीट में एक IFR पड़ी है 20,000 रुपए की एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 1 लाख। और हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 लाख रुपए की, यानी कि ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने रुपए में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था कहीं पर भी। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ड्रॉप हो गई है, इस इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो घट गई है। हमने खरीदी कितने में इन्वेस्टमेंट, 1 लाख में, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी रह गई है, 95। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका काम यही है कि अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करके डाउनवर्ड हो जाती है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड हो जाती है, उसकी वैल्यू घट जाती है, तो IFR हमारे को एक कुशन प्रोवाइड करती है। IFR हमारे को एक राहत देती है, हमारा लॉस एडजस्ट करने के लिए हमने पैसा IFR में रिजर्व में पहले से ही साइड पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हमारे को लॉस कितना हो रहा है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 95,000 की रह गई, हमारे को लॉस कितना हो रहा है, 5,000 का। तो हम पहले तो इसको डाउनग्रेड कर देंगे, 5,000 रुपए इसको यहां से कम कर देंगे, तो ये कितने पे आ जाएगी, 95,000 पे आ गई ना, ये अपनी रियलिस्टिक वैल्यू पे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में अगर आप एक तरफ 5,000 माइनस कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी तो करना पड़ेगा, तो हम IFR से ये चार्ज कर देंगे,
इसका मतलब व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द रिजर्व एंड राइट ऑफ द लॉस ऑन आर इन्वेस्टमेंट। सर इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट 5000, ये 5000 की एंट्री टू, और ये हम इन्वेस्टमेंट को डाउनग्रेड कर रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे ही हमने ये एंट्री पास करी, हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होकर 95 पे आ गई ये, और हमारे IFR में जो 20,000 था उसमें से हमने 5,000 का लॉस सेट ऑफ करा लिया। अब हमारे IFR में बैलेंस कितना बचा रिवाइज्ड? 15,000। अब ये किस काम की है? अब तो ये किसी काम की नहीं है ना, क्योंकि ये रिजर्व बनाई थी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाउनग्रेड होते समय, अगर हमारे को कोई लॉस हो तो ये लॉस हम यहाँ से भुगता लेंगे, इस लॉस को हम यहाँ से एडजस्ट करा लेंगे। पर क्योंकि अब IFR हमारे पास पड़ा है 15,000 का, और हमारी इन्वेस्टमेंट में फर्दर कोई डाउनग्रेड हुआ नहीं है, लॉस हुआ नहीं है, तो इस IFR का हम क्या करेंगे? जैसे हम बाकी सभी रिजर्व का करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, वही काम इसका करेंगे। अब तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी IFR अकाउंट को डेबिट, जो बची हुई रिजर्व है, टू A, B एंड C कैपिटल्स। रेशियो इज 532। 532 मतलब 7500, 4500 एंड 3000। इस हिसाब से हमारी IFR एडजस्ट हो जाएगी। सो होपफुली आपको रिजर्व्स की ट्रीटमेंट भी समझ आ गई है। द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज। मोटे तौर पर हमारे को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी है। बहुत अच्छे से आपको चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। आपने एडमिशन में भी बनाया, आपने रिटायरमेंट में भी बनाया, आपने डेथ के केसेस में भी बनाया। तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं। अब एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इस नॉमिनल अकाउंट में एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट वाली साइड पर आएगा, एसेट घटेगा तो लॉस वाली साइड पे आएगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस हो जाएगा, और लायबिलिटी कम देनी पड़ेगी या घट जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारे को एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो जाएगा। और अगर कोई हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट जब बुक्स में आता है तो वो प्रॉफिट की तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। सो हम अपने सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज को रीअसेस, रीवैल्यू करेंगे, और जो भी नफा नुकसान है वो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल बैलेंस करेंगे, और अगर बैलेंस यहां पर आ रहा है तो ये बैलेंस है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर बैलेंस यहां पर आएगा तो ये बैलेंस है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब ऑब्वियसली बात है, एक टाइम पर या तो प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं हो सकती। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। बहुत प्यारा सा काम हमारा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। ठीक है, बहुत सिंपल। लो जी, एक क्वेश्चन है आपके पास, XYZ पार्टनर्स हैं 2:1 की रेशियो में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। फॉर दिस पर्पस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। हमारे को क्वेश्चन बता रहा है कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को आप रीवैल्यू कर लेना। ठीक है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द एंट्रीज। तो फटाफट से हम क्या बनाएंगे? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। लो, मशीनरी पहले 30,000 की थी और अब हमने उसकी वैल्यू बढ़ा के कर दी 42 की। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है हमारे को फायदा होता है, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय मशीनरी अकाउंट कितना फायदा हुआ? 12,000 का। हमारे मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई 12,000 रुपए। कंप्यूटर 58,000 के कंप्यूटर आज कितने के रह गए? 49 के। तो कंप्यूटर में हो गया हमें नुकसान, तो टू कंप्यूटर अकाउंट नुकसान कितना हो रहा है? 9,000 रुपए का।
ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, पहले लैंड था 390 का और अब हो गया लैंड 450 का, लैंड की वैल्यू बढ़ गई। फायदा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना फायदा? 60,000 का। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू भी 40,000 से बढ़ के 50,000 हो गई, 10,000 रुपए इंक्रीज हो गए डेटर्स। इसका मतलब डेटर हमारा एसेट है, बढ़ गए तो हमारे को फिर फायदा हो रहा है। बाय डेटर्स और क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई है, यानी कि जिस क्रेडिटर को हमने पहले 32,800 देने थे, अब उसी क्रेडिट को हमने 30,800 देने, 2,000 रुपए का फायदा। बाय क्रेडिटर अकाउंट 2,000, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे को गेन हो रहा है, यहां पर हमारे को लॉस हो रहा है, यहां पर हमारे को गेन, गेन और गेन। डेटर बढ़ता है फायदा, क्रेडिटर घटता है फायदा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को टोटल और बैलेंस करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 12,000 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 2, 84,000, 84,000। और जो डिफरेंस है वो होगा 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल कौन कौन से थे? XYZ 2:1, XYZ की रेशो में 2:1 में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75,000 का। 30,000 प्रॉफिट X को दे देंगे, 30,000 Y को दे देंगे और 15,000 Z को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो और आपको ये बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन है आपसे जर्नल एंट्री मांगी, आप जर्नल एंट्री दे सकते हो। देखो पहली जर्नल एंट्री आप क्या दे दोगे? मशीनरी की। क्या बनेगी एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सेकंड एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट टू कंप्यूटर। 5 तो एंट्रियां हो गई ना हमारी 5 पॉइंट्स की, ये 5 पॉइंट्स की हमारी 5 एंट्रीज हो गई। एक एंट्री हमारी फालतू होती है हमेशा, जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा, नफा नुकसान जो आएगा रिवैल्यूएशन पे, उसकी एक लास्ट एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 75 से, टू एक्स 30, टू वाई 30, टू जेड 15। तो एक एंट्री आपको इस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने की भी करनी होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लेके आया हूं और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम हर टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राम रहीम करीम आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st ऑफ मार्च इज गिवन, ये इनकी एक बैलेंस शीट। ऑन 1st ऑफ अप्रैल, अगले दिन दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन न्यू रेशो। तो आपके पास एक ओल्ड रेशो है, आपके पास एक न्यू रेशो है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम, राम रहीम करीम, सैक्रिफाइस का होता है फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। हम सभी के लिए ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओल्ड क्या है? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, न्यू है 3/6, 2/6, 1/6। सॉल्व कर लो। 30 माइनस 30 है ना, डिवाइडेड बाय 60। ये तो 0 आ गया बिकॉज दोनों 1/2 1/2 ही है। यहाँ पर आ गया 18 माइनस 20/60 विच इज -2/60, और ये है 12 माइनस 10/60 विच इज 2/60। तो एक आ गया गेन, जो नेगेटिव है वो गेन है, क्योंकि हम निकाल तो सैक्रिफाइस रहे थे ना, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का यूज कर रहे थे, और ये है सैक्रिफाइस। ठीक है, ये हमने निकाल के साइड पे रख लिया। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो
तो देखो यहाँ पड़ी है एक WCR, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे को। यहाँ पड़ी है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे को। अगर क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप ये कुछ एडजस्टमेंट्स करो। एडजस्टमेंट्स कौन सी? डेटर्स, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, ये तो क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट की कर देंगे। गुडविल की भी एक वैल्यूएशन दे रखी है 1,20,000। हम इसके ऊपर आते हैं। गुडविल कितने की है? 1,20,000 की। और हम क्या करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट में? गुडविल के अंदर कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसकी हम एक एंट्री बनाते हैं। तो अभी हमने निकाला 1/30 का गेन इसको हो रहा है और 1/30 का सैक्रिफाइस इसको हो रहा है। तो ये गेन और ये सैक्रिफाइस इस गुडविल में निकाल दो। तो रहीम कर रहा है गेन और करीम को हो रहा है सैक्रिफाइस। कितना? बराबर दोनों को। 1/30 ऑफ टोटल गुडविल, 1/30 ऑफ टोटल गुडविल, जो कि कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। ठीक है, क्या एंट्री पास करोगे? गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रहीम डेबिट टू करीम 4,000 4,000। याद रखना ये एंट्री है गुडविल की एडजस्टमेंट की। इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे मांगा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। कहता है प्रोविजन बना दो बैड डेट्स का 10% डेटर के ऊपर। डेटर कितने के हैं? 55 के। इसका 10% का प्रोविजन बना दो। तो बनाओ प्रोविजन। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5500, है ना? क्या हमें बैलेंस शीट बनानी है? बिल्कुल। तो एक काम करो, साथ में ही बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, क्योंकि बार बार अलग से थोड़ी बनाएंगे बैलेंस शीट। अब डेटर कितने के थे? 55,000 के। उसमें से हम माइनस कर देंगे जो प्रोविजन बनाया है 5500 का, और नेट रह जाएगा ये 49,500। हमेशा क्या होता है, अगर कोई भी एसेट और लाइबिलिटी रीवैल्यू हो रही है तो उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के बाद रिवाइज्ड वैल्यू, रीवैल्यूड फिगर के ऊपर वो बैलेंस शीट में शो होती है। राइट सर, आगे चलो। बिल्डिंग को बढ़ा दो 20%। एप्रिशिएट करो, बिल्डिंग कितने की है? 120 की। 20% कितना हुआ 120 का? 24,000 रुपये। फायदा हो गया बाय बिल्डिंग अकाउंट 24,000। और बिल्डिंग की कीमत भी तो चेंज हो जाएगी बैलेंस शीट में। 120 की थी, 24,000 रुपये बढ़ गई, 144 की हो गई बिल्डिंग। ठीक है, आ रहा है समझ? नेक्स्ट, 15% स्टॉक स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है। 15% स्टॉक, 75,000 का 15%, 11,250 का नुकसान हो गया स्टॉक। टू स्टॉक 11,250, तो स्टॉक की कीमत भी तो घट गई। स्टॉक था 75,000 का, उसमें से लॉस हो गया हमारे को 11,250 का, तो स्टॉक रह गया 63,750 का। ठीक है ना? लास्ट पॉइंट है रिवैल्यूएशन का कि फर्नीचर को डिक्रीज कर दो 10%। फर्नीचर की वैल्यू को कम कर दो, 3,000 रुपये फर्नीचर को कम कर दो। टू फर्नीचर 3,000। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 30 का था, 3,000 रुपये कम कर दिया, 27,000 का फर्नीचर रह गया। बस खत्म। इसका मतलब रीवैल्यूएशन तो क्लोज हो गई, खत्म हो गई रीवैल्यूएशन। ये वाली साइड बड़ी आ रही है 24,000, 24,000, और जो आएगा प्रॉफिट उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। राम, रहीम, करीम, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। देख लो पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो क्या है? 532। 532 देखो कितना आता है प्रॉफिट? 500 माइनस 11,250 और 3,000। प्रॉफिट आता है सर 4,250, और 5:3 की 5:3:2 की रेशो में बांट दो। 2,125, 1,275,
850, ठीक है ना, करेक्ट। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब हमारे को अब बनाने पड़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स, बस इसमें और कुछ था ही नहीं। राम रहीम करीम, राम रहीम करीम। बैलेंस शीट से उठाएंगे सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल कितने? 75, 45, 30, ये 30 कॉमा 75, 45, 35, 30। क्या है ये? बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये जो प्रॉफिट हुआ है ये इधर चल जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2125, 1275 और 850, ठीक है। एक हमने गुडविल की एंट्री बनाई थी, याद है आपको? रहीम टू करीम 4000, रहीम को डेबिट करना है, करीम को क्रेडिट करना है 4000। तो रहीम टू करीम 4000 और बाय रहीम 4000। हमने क्या किया? रहीम से 4000 निकाले डेबिट करके, करीम को क्रेडिट कर दिया। तो रहीम को डेबिट, करीम को क्रेडिट। ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने हमारे को ये सारे पॉइंट्स बोला था करने को, हमने सारे कर लिए, लेकिन इस WCR का क्या करें? WCR का क्या करते हैं? अगर कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व, कोई लॉस पड़ा है बैलेंस शीट में और कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 35,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय WCR। 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 17,500, 10,500 और 7,000। किस रेशो में? 5:3:2 ओल्ड रेशो में। ऐसे ही बैलेंस शीट में एक लॉस पड़ा है ना P&L में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कौन सा लॉस सर? ये देखो, ये पड़ा लॉस 20,000 का, इसको भी बांट दो 5:3:2 में, मतलब 10,000, 6,000 और 4,000। अब देखो बैलेंस शीट में कुछ बचा एडजस्ट करने वाला? नहीं। बैलेंस शीट में या तो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है जिनकी रिवैल्यूएशन होती है, कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस में चले जाते हैं, कुछ रिजर्व्स और कुछ लॉसेस प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर, और एक गुडविल की एडजस्टमेंट होती है जो हम कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के अंदर। खत्म। इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा देख लो। 94625, 84625, 56775 माइनस 10,000, तो 46775। 41850 माइनस 4,000, 37,850। तो ये है हमारे क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, लो जी, 84625, 46775, 37,850। ठीक है, अब ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे। राम रहीम करीम 37,850 और क्या थे 46775, 84625। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 169,250। जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज आप लिख चुके हो वो तो ठीक है, जो नहीं लिखी वो एज इट इज बैलेंस शीट से उठा के यहां पर चिपकानी पड़ेंगी। बैलेंस शीट में क्या रह गया? बैंक बैलेंस 30,000 का, ये डाल दो, क्योंकि ये तो नहीं हुआ रीवैल्यू, इसको करते भी नहीं रीवैल्यू नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। और एक बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास बचा है शायद
क्रेडिटर और बीपी 80 एंड 65, 80 एंड 65 क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। बस इस बैलेंस शीट को अब आप अगर टोटल करोगे तो टोटल मैच होना चाहिए। प्लस 44 करेक्ट 314 250 ये आ गई हमारी बैलेंस शीट मैच होके। तो ये है क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना पड़ता है बिटवीन दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक बार अगर मैं रिवाइज कराऊं फटाफट से 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ता है। दूसरा, आपको गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। तीसरा, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट करना पड़ता है। चौथा, आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ता है। और पांचवा काम, आपको एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया आज की अपनी क्लास के अंदर। मेरे साथ इसी चैनल के ऊपर आप बने रहेंगे। आने वाली अगली क्लास में हम एडमिशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाय।